लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये दरअसल राहत इंदौरी का वो शेर है कि जो इस वक्त म्यांमार देश के, जिसको हम लोग बर्मा के नाम से भी जानते हैं, उसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। सबसे पहले तो हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि जिस म्यांमार की मैं बात कर रहा हूँ, ये दरअसल वही देश है कि जहाँ पर आज से सिर्फ 4-5 साल पहले ही हमारी दुनिया के जो सबसे बड़े जेनोसाइड्स हैं, हिस्टोरिकल जेनोसाइड्स, हिस्टोरिकल कत्लेआम, उनमें से एक बड़ा कत्लेआम के जिसको रोहिंग्या मुस्लिम कत्लेआम के नाम से जाना जाता है, वो अंजाम दिया गया था। यहीं पर ही 8 से 4-5 साल पहले यहाँ की फ़ौज ने रोहिंग्या के मुसलमानों का वो हाल किया था कि जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। मगर दोस्तों, उस दौर में कि जब पूरी दुनिया खामोश थी, ख़ासतौर से रोहिंग्या के आम लोग खामोश थे, वहाँ की गवर्नमेंट खामोश थी, वहाँ के बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग खामोश थे, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जो वहाँ की मिलिट्री मुसलमानों के साथ कर रही है सिर्फ उनके धर्म की वजह से, यही सारी चीज़ें कुछ सालों के बाद उनके साथ भी होंगी। वहाँ के वो आम लोग कि जो इस कत्लेआम पर चुप्पी साधे हुए थे, खामोश बैठे हुए थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यही चुप्पी, यही खामोशी उन्हीं के खिलाफ एक हथियार बनेगी जो बड़ी ख़तरनाक तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ म्यांमार की करंट सिचुएशन के बारे में। वहाँ की करंट सिचुएशन हद से ज़्यादा ख़राब है। वहाँ के लोगों के लिए उनके अपने ही देश में रहना किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। वहाँ की ज़िंदगी समझ लीजिए इस वक्त किसी नरक से कम नहीं है। हर दिन बेशुमार लोग मारे जा रहे हैं, छोटे बच्चे, औरतों, किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। सड़कों पर खुलेआम कत्लेआम चल रहा है, औरतों का रेप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और ये सब कुछ कौन कर रहा है और वहाँ के आम लोगों के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले तो मुसलमानों के साथ होता था, मगर अब आम लोगों के, दूसरे धर्म के लोगों के साथ क्यों हो रहा है ये सब कुछ? यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, 8 से 4-5 साल पहले जब रोहिंग्या मुसलमानों का वहाँ पर कत्लेआम हुआ था, खुले तौर पर उनको मारा गया था, उनकी जो औरतें थीं उनकी इज्जतों को लूटा गया था, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया था, उनके पूरे के पूरे जब कई गांव को जला दिया गया था बुरी तरीके से, हज़ारों की तादाद में जब रोहिंग्या मुसलमान मारे गए थे और लाखों की तादाद में जब रोहिंग्या मुसलमान अपना ही वतन छोड़ने पर मजबूर हुए थे, तो उस वक्त 2-3 चेहरे काफ़ी मशहूर हुए थे। एक चेहरा तो ये था जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये दरअसल वहाँ की जो सबसे मेन लीडर हैं वो थी ये। उस वक्त ये म्यांमार देश को लीड कर रही थी, वहाँ की गवर्नमेंट की सबसे बड़ी नेता थी। तो अब जाहिर है मिलिट्री कर रही थी ये सब कुछ वहाँ पर, तो मिलिट्री तो खुले तौर पर सामने आती नहीं है। तो जब पूरी दुनिया से जब आवाज़ें उठ रही थी रोहिंग्या मुसलमानों के लिए कि भाई वहाँ की मिलिट्री ऐसा क्यों कर रही है, वहाँ इतनी बुरी तरीके से उनका कत्लेआम क्यों किया जा रहा है, तो यही वो लीडर थी कि जो यूएन की तरफ से जब सवाल पूछा गया था तो यूएन में जाकर इन्होंने जवाब दिया था और ये कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये सारे झूठे इल्ज़ाम हैं, क्योंकि वहाँ पर जो फ़ौज कर रही है वो दरअसल कोई कत्लेआम नहीं है, बल्कि वो एक मिशन को उसने अंजाम दिया है जो देश के लिए किया है, देश हित में किया है और देश की तरक्की के लिए किया है, देश की खुशहाली के लिए किया है। और जो कुछ भी आर्मी कर रही है उसके हम साथ हैं, हम उसकी सपोर्ट में हैं और खुले तौर पर इन्होंने आर्मी को सपोर्ट किया था। मगर दोस्तों, वो एक कहावत है कि दरअसल खुदा की जो लाठी होती है उसमें आवाज़ नहीं होती है। जिस वक्त ये यूएन में अपनी फ़ौज का खुले तौर पर बगैर किसी शर्त के सपोर्ट कर रही थी और अपना पक्ष ले रही थी, इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इनकी फ़ौज जो रोहिंग्या मुसलमानों के साथ कर रही है उससे बुरा हाल इनके खुद के साथ करेगी। दरअसल क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम बदला और दौर आया सन 2021 का। 21 में वहाँ की उसी फ़ौज के लीडर ने, कि जो फ़ौज का लीडर उस दौर में रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम को लीड कर रहा था, उसी ने वहाँ पर तख्ता पलट कर दिया, वहाँ की मौजूदा हुकूमत को गिरा डाला और अपने आप में ले ली पूरे देश की चाबी को, पूरे देश की बागडोर। अब पूरे देश में 2021 से लेकर अब तक फ़ौज का ही शासन चल रहा है और वही उस देश को संभाल रहे हैं। मगर ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हुआ। जैसे ही उस इंसान ने तख्ता पलट किया तो सबसे पहले तो जो हुकूमत में बैठे हुए बड़े बड़े लोग थे उनको सबसे पहले उसने अंदर किया, जेल में डाला, जितने भी लोग ख़तरा थे और जिनकी वजह से उसे लगता था कि मेरे हाथ से हुकूमत छिन सकती है। उसके बाद ये जो मेन लीडर थी, ये लेडी जो उस वक्त काफ़ी मशहूर हुई थी और जिसने खुले तौर पर अपनी फ़ौज को सपोर्ट किया था और इनकार किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, वहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों के साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है, तो उसको उसने जेल में डलवाया फौजी कमांडर ने और उसके ऊपर इतने केसेस करवाए कि उसको सबसे पहले सज़ा सुनाई 150 साल की। और अभी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अभी और भी सज़ा उसकी बढ़ सकती है। अब आप लोग सोचिए कि 150 साल की कोई सज़ा होती है? 150 साल की सज़ा का मतलब ये है कि हम सुना तो सज़ा रहे हैं मगर इनडायरेक्टली हम तुम्हें मारना चाहते हैं जेल के अंदर ही, मतलब बाहर नहीं निकलने देंगे, क्योंकि 150 साल आज के दौर में कौन जी रहा है, और वो भी जब ऑलरेडी इंसान इतनी ज़्यादा उम्र का हो चुका है। तो कुल मिलाकर उन्होंने इनका इंतज़ाम कर दिया, ये जेल में ही वहाँ पर मरेंगी अगर फ़ौज का शासन रहा। अब इन्हें जेल में डाला, इनके बहुत सारे जो बड़े बड़े मंत्री थे, जो इनके राइट और लेफ्ट हैंड थे, इस तरह के दर्जनों मंत्रियों को उसने फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया, जिनसे उसे खतरा था कि भाई जेल में भी रखना ठीक नहीं है। बहुत सारे लोगों को उसने फांसी पर चढ़ाया, जेल में डाला, पूरी हुकूमत को ख़त्म कर दिया, अपने हाथ में बागडोर ले लिया और तब से लेकर आज तक लगातार
पूरे बर्मा में इतने बुरे हालात हैं, हर दिन खबर आती है कि आज इतने लोग मारे गए, आज वहाँ पर गांव में घुसकर फौज ने रेड कर दी, तो इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने औरतों की इज्जत को लूट लिया, कहीं पर बच्चों को मार दिया। अब ये सब कुछ हो क्यों रहा है? क्योंकि भाई फ़ौज तो अपने देश के लोगों को नहीं मारती है। फ़ौज किस लिए होती है? हुकूमत का तख्ता पलट करना था, कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आम लोगों को थोड़ी मारती है। दूसरी जगह भी तख्ता पलट होते हैं, कहीं पर फ़ौज आम लोगों को नहीं मारती है। दरअसल हुआ ये कि जब फ़ौज ने तख्ता पलट किया था तो वहाँ के जो कुछ लोकल ग्रुप थे वो बनना शुरू हो। जाहिर है जहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन होती है कि जब मेन पावर को दबा दिया जाता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि गुरिल्ला वार शुरू हो जाता है। वहाँ के जो आम लोग होते हैं वो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, टीमें बना लेते हैं और फिर लड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसी म्यांमार में हुआ। 2021 में तख्ता पलट हुआ तो हुकूमत के सपोर्ट में और डेमोक्रेसी के सपोर्ट में वहाँ पर छोटे छोटे गुट बनना शुरू हुए, जिन्होंने गुरिल्ला वार शुरू कर दिया अपनी फ़ौज के ही खिलाफ। अब जब गुरिल्ला वॉर शुरू किया तो अब उस वॉर की वजह से हर दिन बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। कभी वो बागी लोग मारे जाते हैं जो फ़ौज की नज़र में बागी, यानी जो लड़ाई कर रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए और अपनी हुकूमत को फिर से खड़ा करने के लिए, और कभी फ़ौज के लोग मारे जाते हैं, और कभी इन दोनों की जंग में आम लोग मारे जाते हैं। मगर दोस्तों अब सवाल ये है कि इतने दिनों से ऑर्गेनाइजेशन लगातार कंडेम कर रही हैं वहाँ की फ़ौज के इन सारे एक्ट्स को, मगर फ़ौज मानने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि फ़ौज के मुंह को लग चुका है वहाँ की खून। फ़ौज ने देखा कि भाई पहले भी हम जेनोसाइड कर चुके हैं, कत्लेआम कर चुके हैं, अपनी सारी हदों को पार कर चुके हैं, तो हमारा उस वक्त जब किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा तो अब क्या बिगाड़ लेंगे। और जाहिर है कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रहा उनका। हालांकि दोस्तों जुल्म ही होता है, चाहे वो फ़ौज की रोहिंग्या म्यांमार की फ़ौज की तरफ से किया गया रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म हो, या फिर म्यांमार की फ़ौज की तरफ से किया गया रोहिंग्या के दूसरे लोगों पर हो। जुल्म ही होता है, जुल्म को सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। और कोशिश यही करते हैं हम लोग कि जल्द से जल्द वहाँ के हालात ठीक हो जाएं। मगर दोस्तों कब कैसे हालात बदल जाएं इस चीज़ का कोई भरोसा नहीं है। देखिए जहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जुल्म सितम हो रहा था, आज वहीं पर उन्हीं की वही फ़ौज अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ ये सब कुछ कर रही है। वही हुकूमत के ख़िलाफ़ कि जो हुकूमत किसी दौर में उन रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम के सपोर्ट में थी। आज वहाँ की सड़कों पर खुलेआम कत्लेआम हो रहा है, डकैती हो रही है, लूटमार हो रही है, रेप हो जा रहे हैं। और दोस्तों ये सब कुछ मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी ताज़ा मामला भी एक निकल कर आया है। 11 अप्रैल के दिन अचानक से वहाँ की फ़ौज के जो लड़ाकू विमान थे उन्होंने एक जगह पर अटैक किया, रॉकेट गिराए, बम गिराए रॉकेट के ज़रिए से, और उन जो बम गिराए गए उनकी वजह से वहाँ पर लगभग 100 आम लोगों की मौत हो गई, निहत्थे लोगों की। अब जाहिर है वैसे तो निहत्थे लोग थे, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के आम लोग भी यही दावा कर रहे हैं, मगर जो वहाँ की फ़ौज है वो ये कह रही है कि भाई ये निहत्थे नहीं थे, बल्कि ये वो लोग थे कि जो फ़ौज के ख़िलाफ़, जो फ़ौज ने वहाँ पर गवर्नमेंट बनाई है तख्ता पलट के बाद, उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे और एक नई ताकत खड़ी कर रहे थे। वहाँ पर कोई ऑफिस खोला जा रहा था हमारे खिलाफ, तो हमने इसलिए वहाँ पर बॉम्ब गिराएं। फिलहाल दोस्तों वो चाहे उनकी सपोर्ट में थे या उनके खिलाफ काम कर रहे थे निहत्थे ही, ये बात तो कन्फर्म है। और जब आप लड़ाकू विमान से उड़ रहे हैं तो नीचे वाला वैसे ही निहत्था हो जाता है, चाहे उसके पास हथियार हो या ना हो। और अफसोस की बात ये भी है कि जो 11 अप्रैल के हमले में 100 से भी ज़्यादा लोग मारे गए, उसमें कुछ औरतें भी हैं और बच्चे भी हैं। और हमेशा की तरह इस बार भी जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सिर्फ कंडेम करने के अलावा वहाँ की फ़ौज का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही हैं और उसको नहीं रोक पा रही हैं। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें।